हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। देखिए, सबसे पहले एक आपका मिथ होता है कि सर ये जो नोट्स है क्या ये हैंड रिटेन नोट्स है? जी हाँ, ये हैंड रिटेन नोट्स है। मैंने एक एक शब्दों को अपने हाथों से लिखा है। बस ये अंतर यही कि मैंने इस चीज को यहाँ पर लिखा है डिजाइन करके, और एक क्या होता है कि आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है ना? कोई इशू नहीं है, दोनों सेम सेम टू सेम है। मैंने इसको अच्छे से दिया है आप लोगों के लिए। वैसे इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मान लीजिए अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं इसको अपने हाथों से फिर से लिखना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपने खुद के हाथों को प्रयोग करके बिल्कुल इस पूरे नोट्स को आप लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए, आज जो चैप्टर है वो है जीव जगत। 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्या है? जीव जगत। ठीक है ना? इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। वैसे इस बार क्लास 11th की जो बायोलॉजी है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना? 12th की तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन जो 11th क्लास की मैं पूरी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को ये 11th की बायोलॉजी कहीं से भी दिक्कत ना आए। आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो 11th वाले अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अब आ गया हूँ आपके लिए लेकर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए 2024 के लिए, बहुत ही अच्छे और प्यारे ढंग से। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना प्यार जरूर देंगे। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, टेलीग्राम चैनल है एसके स्टडी, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जाके वहां से आप नोट्स इसका पूरा पूरा प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो हम लोग रेलेवेंट सिलेबस देखेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस एनसीईआरटी किताब में है, उसके बाद पढ़ना भी नहीं है, ना आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपका जो चैप्टर 1 है वो आपका क्या है? जीव जगत है, जिसको क्या बोलते हैं? लिविंग वर्ड, यानी क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 इन हिंदी लिविंग वर्ड यानी कि जीव जगत है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी होती क्या है, मतलब अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जीव जगत, तो आपको सबसे पहले आपको जानना है कि ये बायोलॉजी क्या होता है, किसे कहते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या होता है, किसे कहा जाता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो डायरेक्ट लिखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अगर यहाँ पे जीव हटा दे तब भी कोई इशू नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे जीव हटा दें तो आप सीधा लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। जो बायोलॉजी होता है यह कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? या टोटली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला आपका बायो, और दूसरा क्या है? लोगोस। किससे मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो का अर्थ क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? बायो का अर्थ क्या होता है? लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित जीव। कोई भी जीवित जीव है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। लॉजिक मतलब क्या होता है? लोगोस होता है। लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, जिसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि जीवित जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवित जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अगर यहाँ पे देखें तो बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, अर्थात लाइफ का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी बताइए, जैसे कोई अगर बच्चा है, उसका जन्म होता है तो उसके जनक होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जनक होंगे। तो जीव विज्ञान के जनक, अगर कोई पूछे कि चलिए बताइए जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, तो सीधा लिखिएगा, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब आता है जीव विज्ञान के प्रकार। तो अगर जीव विज्ञान देखें तो यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। पहला क्या होता है? जंतु विज्ञान होता है, दूसरा क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है। अब ये जंतु विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों अर्थात पेड़ पत्तियों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, अरस्तु जी कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। वही वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब अगला आता है सजीव। क्या आता है, अगली जो हेडिंग आती है सजीव, जिसको बोलते हैं लिविंग। ये सजीव होते क्या है, जीव होते क्या है, किसे कहते हैं सजीव। तो अगर हम लोग जीवों की बात करें, जैसे कि हम लोग ही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग चल पाते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं, दौड़ पाते हैं, किसी भी चीज को सुन पाते हैं। तो बहुत सारे क्रियाकलाप हम लोग करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अर्थात जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन इत्यादि क्रियाएं होती हैं उसे सजीव कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज है अगर उसमें जैविक क्रिया हो रही है, जैसे कि पोषण, पोषण मतलब वो भोजन को ग्रहण कर रहा है। उपापचय, जो भोजन को खाया है वो क्या कर रहा है, उसको पचा ले रहा है। श्वसन, बोले तो वो क्या ले रहा है, श्वास ले रहा है। उत्सर्जन, यानी कि जो मूत्र का त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। गति, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल पाते हैं। वृद्धि, अगर हम पहले क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता है, वो वृद्धि ही तो है ना। और क्या, जनन इत्यादि क्रियाएं। जनन क्या होती है, जनन वो होती है जिसमें किसी भी जीव का क्या होता है, जन्म होता है, वही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सजीव कहते हैं। अथवा में अगर आप दूसरी परिभाषा इसकी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वे जिनमें स्वप्रकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होते हैं, जो वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, सजीव कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जिसमें स्वप्रकृति होता है, विकासशील, स्वप्रकृति मतलब वो अपना स्वयं काम कर लेते हैं, विकासशील उसमें विकास होता है, मतलब पहले हम लोग छोटे थे आज बड़े हो गए। कोई भी पौधा आप लगाइए और कुछ दिन बाद देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या विकासशील है। स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होते हैं जो वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि अगर बाहर ठंडा है, वातावरण ठंडा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्म कपड़े यूज करते हैं। गर्म कपड़े यूज करते हैं नहीं, तो क्या होता है, वह होता है वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या आते हैं, तो इसके उदाहरण अगर देखेंगे तो जैसे कि आपका मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गई इत्यादि जितने भी होते हैं, यह सजीव के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। सजीव के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगला है सजीव में लक्षण। जैसे मैंने कहा वृद्धि, तो आप कैसे जानेंगे कि वृद्धि ये सजीव का लक्षण है। क्या वृद्धि पहाड़ों में नहीं होता क्या, आप कहेंगे सर पहाड़ों में वृद्धि कैसे होता है, वो तो निर्जीव है। बिल्कुल वो निर्जीव है, लेकिन पहाड़ों में भी वृद्धि होती है। हाउ, कैसे, बोलेंगे कि सर अंदर से ही पहाड़ों में वृद्धि होता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब पहाड़ क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वायु के कण होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो पहाड़ों के ऊपर जमना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद क्या हो जाती है, उनके अंदर वृद्धि होने लगती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। अब धीरे धीरे वायु बहती है, वायु क्या होती है, बहती है, तो यहाँ से क्या ले आती है, कंकड़ ले आती है, जिसके वजह से इसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाता है, कण जमना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, जमकर बड़े हो जाते हैं। तो इसी कारण पहाड़ों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर ग्रोथ होता है, नहीं। पहाड़ों के ऊपर क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं वायु के, जो धूल के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, एक परत उस पर जम जाते हैं। तो यहाँ पे है वृद्धि। सबसे पहली हेडिंग क्या है यहाँ पे, वृद्धि है। तो देन अगर ग्रोथ है तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे
इसको समझने के लिए जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। कोई भी जीव है उसके भार में, जब कोई भी छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, यह सबसे पहले जब पैदा होता है कितने किलो का होता है? 5 किलो का। बाद में यह देखेंगे जब इसकी कुछ उम्र हो जाएगी, मान लीजिए 23 वर्ष का हो गया, तो देखेंगे तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 35 किलो हो जाएगा, या फिर मान लीजिए 45 किलो हो जाएगा। तो 5 किलो से 45 किलो हो रहा है कि नहीं? तो वही जीव के भार में। और फिर आकार में, आकार क्या है? पहले ये छोटा था फिर बड़ा हो गया। और संख्या में, अब संख्या में कैसे? जैसे जो जनक होते हैं, माता पिता होते हैं, तो वो जनन के द्वारा क्या बच्चे पैदा करते हैं, तो उसके कारण ये जनक जो क्या कर रहे हैं? बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि कहते हैं। तो जीव के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। इसको इस प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है? मनुष्य का वजन बढ़ना, मनुष्य की लंबाई में वृद्धि इत्यादि सजीवों में वृद्धि के क्या होते हैं? प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है ना? प्रमुख क्या है? इनके लक्षण है। कुछ नोट पॉइंट में देखेंगे। यहाँ पे नोट पॉइंट में क्या है, इसको चीज को समझिएगा। कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, जैसे कि पर्वत, रेत के टीले। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सजीव वृद्धि करते हैं, कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। जैसे कौन कौन से निर्जीव वृद्धि करते हैं? पर्वत करते हैं, रेत के टीले करते हैं। तो अब सजीव में भी वृद्धि हो रही है, निर्जीव में भी वृद्धि हो रही है। तो आप कैसे बताएंगे कि सर ये जो वृद्धि होता है यह सजीव का एक प्रमुख लक्षण है? लक्षण तो है लेकिन प्रमुख लक्षण। अब ये प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो प्रमुख लक्षण को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको समझने के लिए आप सबसे पहले इसको समझिए, विशिष्ट लक्षण। तो ये क्या होता है? विशिष्ट लक्षण वे लक्षण जो केवल सजीव में पाए जाते हैं उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो केवल किसमें पाया जाए? सजीवों में पाया जाए। किसमें पाया जाए? सजीवों में। क्या ये बताइए, जो वृद्धि है क्या सजीवों में पाई जा रही है? बिल्कुल पाई जा रही है। लेकिन क्या निर्जीवों में पाई जा रही है? बिल्कुल पाई जा रही है। जैसे पर्वत के टीले, रेत, ये क्या होते हैं? रेत के टीले, पर्वत, ये तो निर्जीव है ना। तो सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जा रहा है। तो क्या यह वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि सर वृद्धि सजीवों का लक्षण है, सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जो वृद्धि होता है यह सजीवों का लक्षण है किंतु यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव या नीट एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न खूब भर भर के पूछे जाते हैं। जो नीट एग्जाम होता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, यहाँ पे निर्जीव में वृद्धि बाह्य होती है तथा सजीव में वृद्धि आंतरिक होती है। कोई भी अगर निर्जीव है तो वृद्धि क्या होगी? बाह्य होगी। अगर कोई भी सजीव है तो क्या होगी? आंतरिक होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेत का टीला है, तो इसके ऊपर सिल्ट का जमा हुआ, मतलब जो कण है इस पर जमा हुआ, तो इसके बाहर जम रहा है ना कि अंदर घुस रहा है, तो ये बाहरी होता है। लेकिन निर्जीव में बाहरी होता है। लेकिन जो सजीव होते हैं, सजीव मतलब अगर कोई पौधा है तो यह अंदर से ग्रोथ होता है, बाहर की तरफ। आपका शरीर है, बाहर से तो ग्रोथ होता नहीं ना, अंदर से ग्रोथ होता है। अगर आप एक प्रैक्टिकल के तौर पे अपने नेल को ही काट देंगे, नख को ही काट देंगे, जो आपका है नेल को, अगर इसको कट करते हैं तो ये अंदर से निकलता है, अंदर से तो वृद्धि हो रही है। तो इसको समझ सकते हैं कि यह जो होता है निर्जीव में वृद्धि बाह्य होती है और सजीव वृद्धि क्या होती है? आंतरिक होती है। कुछ स्टार पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं समझने के लिए, जैसे कि बहुकोश की जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। जो बहुकोश की जीव होते हैं उसमें कोशिका विभाजन। अब बहुकोश की जीव जैसे सर मनुष्य ले लीजिए, मनुष्य भी क्या है? बहुकोश की है, इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। अगले स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे? पादपों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, अर्थात पूरे जीवन वृद्धि करते रहते हैं। पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे। आप पेड़ पौधे देखें, इसमें जो वृद्धि होती है वो पूरे जीवन काल होती है। ऐसा नहीं है कि अगर जो पेड़ है वो 40 साल का हो गया तो अब वो सूख जाएगा, नहीं, उसमें होती रहेगी। अगर वो 100 साल का हो गया तब भी वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक समय बाद क्या होता है? वो डायरेक्ट सूख कर वो टूट जाता है या उखड़ जाता है। ठीक है। और वहीं पे जंतुओं में वृद्धि देखें तो एक निश्चित आयु तक होती है, 40 से 45 साल तक होगी। उसके बाद उसमें जैसे बूढ़े होने लगते हैं, यानी कि उनकी एज क्या होने लगती है? कम होने लगती है। एज तो बढ़ती है लेकिन उनके शरीर में क्या होती है? सिकुड़न पैदा होने लगती है। वही बात करें
एक कोष की जीव भी अपनी वृद्धि कोष का विभाजन के द्वारा करते हैं। अगर एक कोष की जीव की बात करें, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो यह भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वृद्धि नहीं करते, यह भी वृद्धि करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ पे अगला जो है ना वो जनन है। अब जनन की प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई साहब ये जनन का क्या प्रॉपर्टी होता है। एक एक करके हम लोग सारा का सारा पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है देखिएगा, जंतु द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। अब एक्चुअली में यहाँ पे जनन वाला सेकंड पॉइंट क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं सजीवों के लक्षण। क्या देख रहे हैं? सजीवों के लक्षण को देख रहे हैं। तो जनन भी हमारा क्या है? एक सजीवों का लक्षण है। जैसे कि वृद्धि सजीवों का लक्षण था, उसी प्रकार जनन भी सजीवों का लक्षण है। ठीक है ना? लेकिन यह चीज भी आपको देखना है, क्या जो सजीवों का जनन लक्षण है, यह क्या एक विशिष्ट लक्षण है? क्या यह एक विशिष्ट लक्षण है? अब मैंने आपको बताया था कि ये विशिष्ट लक्षण क्या होता है। तो विशिष्ट लक्षण का मतलब होता है जो केवल किसमें पाया जाए? सजीवों में पाया जाए। जो केवल सजीवों में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो जनन देखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं जनन भाई साहब? थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। ठीक है ना? तो अगर हम बात करेंगे अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोष की जीव में होता है। अलैंगिक जनन किसमें होता है? अधिकतर एक जीव जो एक कोष की जीव होते हैं उसमें होते हैं। लेकिन ये लैंगिक अलैंगिक जनन होता क्या है? अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं, एक जनक भाग लेते हैं। और इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? दो जनक भाग लेते हैं। तो जो अलैंगिक जनन होता है किसी में होता है? एक कोष की जीव में होता है। कुछ नोट पॉइंट में क्या है? जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जनन सभी सजीवों में नहीं होता। देखिए, जो जनन है यह सभी सजीवों में होना चाहिए, सभी सजीवों में होना चाहिए, और निर्जीवों में नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी सजीवों में भी नहीं होता। जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि अगर इसके उदाहरण देखें हम लोग मेन जैसे खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी, बंध पुरुष इत्यादि में जनन बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए जो जनन होता है यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ पे लिखा है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। बहुकोष की जीवों में लैंगिक जनन होता है, एक कोष की जीव में अलैंगिक जनन होता है। बहुकोष की जीव जैसे आपका मनुष्य हो गया, मनुष्य ये क्या है? बहुकोष की है। एक कोष की जीव जैसे अमीबा, अमीबा में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। जीवाणुओं व प्रोटोजोआ में विखंडन के द्वारा जनन होता है, जो कि ये क्या होते हैं? एक कोष की जीव होते हैं। वहीं पे अगर हम कवक की बात करें तो कवक में बीजाणु तथा खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन के द्वारा होता है। अब तीसरा लक्षण आता है उपापचय। क्या आता है? उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। ये उपापचय क्या है? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। यह क्या होता है? यह एक जीवों का क्या है? लक्षण है। सजीवों का क्या है? लक्षण है। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? किसी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। अगर हम लोग कोई भी निर्जीव की बात करें तो क्या उसमें उपापचय की क्रिया होगी? क्या उपापचय क्रिया का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। देखिए उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय का मतलब होता है आप कोई भी चीज खा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 किलो भोजन को खा लिया। आपने 5 किलो भोजन को क्या किया? खा लिया। अब ये 5 किलो भोजन गया कहाँ? आपके पेट में गया। कैसे गया? ये उपापचय के द्वारा ही गया। लेकिन अगर ये 5 किलो भोजन आप निर्जीव में, लकड़ी में, क्या ये जा सकता है? किसी भी लकड़ी में क्या ये 5 किलो भोजन जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये निर्जीव है तो इसे खा नहीं सकता। तो उपापचय क्रिया किसमें होती है? केवल सजीवों में होती है। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? उपापचय क्रिया में केवल सजीवों में संपन्न होती, इसलिए यह सजीवों का
विशिष्ट लक्षण होता है। जो उपापचय क्रिया किसी में होती है, केवल सजीवों में होता है, इसलिए यह एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। क्लियर है। उसके बाद है उपापचय के प्रकार, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, हालांकि ये भी आपको समझना जरूरी है। यह दो प्रकार की होती है, एक उपचय होती है, दूसरा क्या होता है, अपचय होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब इसमें देखेंगे उपचय क्या होती है। उपचय किसे कहते हैं, तो इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। उपचय का मतलब होता है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होना। जैसे कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये भोजन बनाते हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया पार्टिसिपेट करती है, इसमें कौन सी क्रिया पार्टिसिपेट करती है, इसको हम आगे बताएंगे, आपको टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, जैसे कि आपका प्रकाश संश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी क्रिया हो रही है, उपचय क्रिया हो रही है, जिसमें सरल अणु जुड़कर जटिल अणु का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह जटिल कार्बोहाइड्रेट अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये चीजें आपको समझ आ रही कि नहीं, एक बार फटाफट कमेंट करके आप लोग बता देंगे। चलिए, यहां तक समझ आया। उसके बाद होता है अपचय। ये अपचय क्या होता है, इसमें जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं, क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के आयोजन व कार्बन डाइऑक्साइड में विकसित होकर क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, तो प्रकृति में क्या पाए जाते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे गैसेस हैं, उसको लेते हैं, लेकिन लेने के बाद हम लोग ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और अन्य चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। वही अपचय तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चौथा लक्षण आता है सजीवों में, वो कौन सा लक्षण है भैया, संवेदनशीलता या अनुकूलता, जिसको क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी या एडाप्टेबिलिटी बोलते हैं। ये क्या होती है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले अनुभव होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करके उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। मतलब कि हमारा जो वातावरण है, इसके आसपास की जो क्रिया हो रही है, जैसे कि बगल में अगर मारपीट होता है तो दिन हमको वो चीज आभास हो जाता है कि यार बगल मारपीट हो रहा है, वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए। या फिर जब बारिश होती है या जब जाड़े का मौसम होता है, तो हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है, यानी किसी चीज को जान जाती है, और जानने के बाद वो चीज ना करने के लिए अंदर से हमें प्रेरित करती है कि भाई साहब, अगर आपको जाड़ा लग रहा है तो एक काम करिए, आप बाहर मत जाइए, आप अंदर ही रजाई का इस्तेमाल करके अपने जाड़े को क्या करिए, कंट्रोल करिए। तो ये क्या होती है, यही संवेदनशीलता होती है। जैसे कि अगर कोई उदाहरण अगर आपसे पूछे, तो आप इसका सीधा सा एक उदाहरण दे सकते हैं। जब हमारे शरीर पर चोट लगता है तो हमें अनुभव होता है कि हमें चोट लग गई, या छुई मुई का जो पौधा होता है, आप टच कीजिए, वाह्य वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना या अपनी संरचना व क्रियाओं में परिवर्तन ही अनुकूलता कहलाता है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में शरीर से पसीना और जाड़ों के मौसम में गर्म कपड़े पहनना क्या कहलाता है, अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब होता है कि किसी भी चीज में ढल जाना, मतलब कि जैसा जैसा वहां का वातावरण है, उसी के अनुसार अपने आप को क्या करना, ढाल लेना। उसके बाद यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता केवल सजीवों में पाई जाती है, इसीलिए यह सजीवों का क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। उसके बाद है यहाँ पे जीवन चक्र। जीवन चक्र मतलब क्या है, लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल में क्या लिखेंगे, तो इसमें आप सीधा लिखिएगा, सभी जीव जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं और उनका जन्म होता है, वह विकसित होते हैं, जन्म करते हैं यानी जन्म लेते हैं, और कुछ समय बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में विविध क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं, और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, हम लोग जीवन चक्र का नाम देते हैं। जीवन चक्र सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि यह सभी सजीवों में पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। जीवन चक्र का मतलब समझिएगा, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं।
जैसे कि कोई भी जीव का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसमें वृद्धि हुई होने के बाद वो जनन करता है, जनन मतलब बच्चे पैदा करता है। फिर कुछ दिन बाद वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो मर जाता है। तो जन्म से लेकर जो मृत्यु हो रही है, इसी के बीच की जो साइकिल होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। और यह केवल सजीव में पाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे गति, जिसको क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। अब भैया ये गति को कैसे करेंगे, तो गति जीवधारियों का मुक्त लक मतलब मुख्य लक्षण होता है। जो गति होता है या जीवधारी को क्या होता है, मुख्य लक्षण होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। जंतु भोजन निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी कि गति है तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। जैसे कि बकरी, भेड़ी, पक्षी इत्यादि जो होते हैं ये गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्या कभी निर्जीव मूवमेंट करता है? आप कहेंगे गुरुजी गाड़ी मूवमेंट करती है। गाड़ी क्या करती है, मूवमेंट करती है। अरे लेकिन वो यार मैकेनिक्स की है चीजें, ठीक ना, उसको आप इसमें मत लेके चलिए कि वो चीजें बनाई गई है, आर्टिफिशियल है। हम यहाँ पे नेचुरल चीजों की बात करेंगे। नेचुरल मतलब जैसे पहाड़ है, क्या गति होती है? अभी मत कहिए सर एरोप्लेन में गति होती है तो ये भी लक्षण ही है निर्जीव का, नहीं, ऐसा नहीं। जो प्रकृति के द्वारा हो, जैसे लकड़ी है, ठीक है ना, मिट्टी है, इन सब सारी चीजों का बात करेंगे। उसके बाद है श्वसन। क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, श्वसन। अब श्वसन किस में होता है, तो श्वसन केवल केवल सजीवों में होता है। तो जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। श्वसन एक उपापचय क्रिया है जिसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। उसके बाद है श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है, वायवीय श्वसन। अब ये वायवीय श्वसन क्या होता है, किसे कहते हैं वायवीय श्वसन, तो देखिएगा, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को उपयोग में लाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को उपयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लाया जाता, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग नहीं लाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसके बाद पोषण। अब ये बताइए ये श्वसन क्या होता है, यह भी श्वसन जो होता है यह सजीवों का क्या होता है, लिख लीजिए, पॉइंट में लिख सकते हैं यहाँ पे, यह सजीवों का मुख्य लक्षण होता है। यह सजीवों का क्या होता है, मुख्य लक्षण होता है। उसके बाद है यहाँ पे पोषण। क्या है यहाँ पे, पोषण। अब भैया ये पोषण क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किसे कहते हैं, हमारे शरीर को सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर होता है इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ऊर्जा। क्यों चाहिए, ताकि ये कोई भी क्रिया अच्छे से कर पाए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहा जाता है। अब पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार, तो पोषण के आधार पर सजीवों को बांटा गया है। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। अब ये स्वपोषी क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, जैसे पेड़। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे परपोषी कहते हैं, जैसे सभी जंतु। जितने भी जंतु होते हैं, क्या भोजन आप अपना स्वयं बनाते हो क्या? आप कहेंगे सर रोटी तो खुद से बनाते हैं, तो भोजन अपने से बना रहे, नहीं, मेन भोजन को पैदा करना। जैसे कि गेहूं, गेहूं पैदा होता है, वो पादप हो है, उत्पन्न होता है और फिर हम उसे कटाई करके भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण करना पोषण कहलाता है। यह भी जीवों का क्या होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है। यह भी क्या होता है, जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है जैव विविधता। क्या आता है, जैव विविधता। ये जैव विविधता क्या होती है, जिसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी। तो हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जो हमारा वातावरण है इसके चारों तरफ क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित हैं, इसी को जैव विविधता कहा जाता है।
ठीक है ना। कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जातियों की संख्या लगभग 20 लाख है, जिसमें से 15 लाख जंतु है और 5 लाख क्या है, वनस्पति है। उसके बाद है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। ये वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी जानते हैं, वर्गीकी। तो वर्गीकी का अर्थ होता है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों व विधियों का अध्ययन करना। अब ये वर्गीकी क्या होता है? तो वर्गीकी का मतलब होता है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों व विधियों का अध्ययन करना, यानी कि हम जीवों का वर्गीकरण करेंगे, या फिर उनके स्थान के आधार पर, या फिर उनके जात के आधार पर, या फिर उनके आवास स्थान के आधार पर उनका क्या करेंगे, हम लोग वर्गीकरण करेंगे। उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, सॉरी वर्गीकी कहते हैं। यानी कि जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं, वर्गी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी शब्द किसने प्रयोग किया था? तो डी कंडोले। ये देखिए, ये नीट आपके एग्जाम में आएगा कि वर्गीकी शब्द किसने प्रयोग किया था। वर्गीकी शब्द का प्रयोग डी कंडोले ने किया था। अब आता है वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि सिस्टमैटिक्स। ये वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था होती है। यह वर्गीकी शब्द कहां से लिया गया है? तो यह जो शब्द है यह सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्लियर है। सिस्टमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था, और इन्होंने ही अपनी पुस्तक का नाम सिस्टोमा नेचर रखा था। तो ये जो सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने, और इन्होंने ही अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? सिस्टेमा नेचर रखा था। अब वर्गीकरण के कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत हैं। अब ये वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत होता है क्या? जैसे कि हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करेंगे तो उसके मेन प्रिंसिपल क्या है, उसको देखते हैं। सबसे पहला होता है पहचान, यानी कि किसी भी जीव का क्या करना? पहचान करना। किसी भी जीव का क्या करना? पहचान करना। इसमें जीव के उनके लाक्षणिक आधार पर उनका पहचान करते हैं, ताकि उनको उसी वर्ग में रख सके। वर्गीकी के अनुसार किसी भी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। किसी जंतु को पहचान हेतु उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। मतलब सबसे पहले क्या है, किसी भी जीव का पहचान करना। अब पहचान कैसे करेंगे? उनके लाक्षणिक आधार पर, मतलब उनके अंदर क्या लक्षण है, वो बोल पा रहे हैं, वो वृद्धि कर पा रहे हैं, वो चल पा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उनको उसी वर्ग में रख सके। वर्गीकी के अनुसार पहचान क्या होता है? तो किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। ये किसके अनुसार है? ये वर्गीकी के अनुसार। अब वर्गीकी क्या होता है? वर्गीकरण करना, उसको पहचान देना ही वर्गीकी कहलाता है। किसी भी जीव के पहचान है तो उनके गुणों का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसके बाद है नामकरण। क्या है नामकरण? तो दो मेन प्रिंसिपल रीजन होते हैं। पहले हम लोग पहचान करते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? किसी जीव को भी एक विशेष नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। जैसे कि हम लोग पहचान लिए कि ठीक है ये आम है, लेकिन हम लोग जो आम है वो भारत में कहते हैं, क्या आम को ऑस्ट्रेलिया में आम कहा जाता है? नहीं, मैंगो कहेंगे। लेकिन क्या चीन में आम को आम कहा जाता है? नहीं, वहां कुछ और कहा जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर है। तो मतलब एक ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। अब कुछ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टार पॉइंट में, जो कि इंपॉर्टेंट है। पौधे का नामकरण, वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। जो पौधे का नामकरण होता है
जो पौधे का नामकरण होता है, यानी कि उनका जो वनस्पति नामकरण होता है, इसकी अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीबीएन के आधार पर करते हैं। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। जंतुओं का नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीजेडएन के द्वारा करते हैं। अब आईसीजेडएन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आता है वैज्ञानिक नामकरण। अब वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है? वैज्ञानिक नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि हम किसी भी जीव को पूरे विश्व में एक नाम से जान सके, इसीलिए वैज्ञानिक नाम दिया गया। सबसे पहले पहचान किया, पहचान के बाद उनका नामकरण करना है। और नामकरण किसके आधार पर करना है? ऐसा करो कि उनको पूरे विश्व में एक नाम से जाना जाए, तो इसीलिए आया वैज्ञानिक नाम। क्या आया? वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम। तो सबसे इसमें पहला आया द्विनामकरण पद्धति, यानी किसी भी जीव की द्विनामकरण पद्धति। इसमें क्या लिखेंगे? द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया था। द्विनामकरण पद्धति का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी में किया था। ठीक है ना, कैरोलस लिनियस ने ही द्विनामकरण पद्धति दिया था, और जिसका उल्लेख किसे मिलता है? तो इनकी एक किताब है। इनकी किताब क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचरी में मिलता है। क्लियर है? इस पद्धति में प्रत्येक जीव के दो शब्द वाला एक नाम दिया गया। इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम यानी जेनेटिक नेम, तथा दूसरा शब्द उनके जात का नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमेशा वंश को प्रजाति या जात के नाम से लिखा जाता है। क्लियर है? उसके बाद है द्विनामकरण पद्धति के नियम। द्विनामकरण पद्धति के कौन कौन से नियम हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि द्विनामकरण पद्धति तो देख ले, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। जैसे कि पहला देखिए यहाँ पे, इसमें प्रायः जो नाम होगा वो लैटिन भाषा में, जिन्हें हम लोग तिरछे शब्दों यानी कि इटैलिक में लिखते हैं। जैविक में जो पहला शब्द होता है वो वंश का नाम बताता है, जबकि दूसरा शब्द किसका नाम बताता है? जात का नाम बताता है। यानी कि इसमें दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला वंश का नाम बताएगा, दूसरा जात का नाम बताएगा। वैज्ञानिक नाम को टाइप करते समय इसे इटैलिक में लिखा जाता है, और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। पहला शब्द वंश का नाम बताता है जो बड़े अक्षर शुरू होता है, जबकि दूसरा शब्द जात का संकेत देता है जो कि छोटे शुरू होता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे आम हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? यह कैपिटल लेटर है, देखिए यहाँ पे, और ये क्या है? स्मॉल लेटर। ये क्या है? ये वंश का नाम बताएगा, और ये किसका नाम बताएगा? जाति का नाम बताएगा। यह किस जाति से है? इंडिका से है। किस वंश से आता है? मैंजीफेरा वंश से आता है। उसके बाद आता है वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण कैसे करेंगे, उसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन, इसमें क्या लिखेंगे? जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। जो जीव होते हैं उनको हम लोग विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में क्या करते हैं? श्रेणीबद्ध करते हैं, जिसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। पौधों और जंतुओं को विभिन्न श्रेणी में बांटते हैं, या जीवों को वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। कुल 7 वर्गों में जीवों को रखा गया है, और इसी 7 वर्गों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहा जाता है। अब आता है टैक्सॉन की अवधारणा। तो इकाई का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संज्ञा भाग, फिर जगत। तो इस प्रकार से इनको रखा गया है। वर्ग की क्रमबद्धता, इसमें क्या कहते हैं? वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। पदानुक्रम का मतलब होता है कि वस्तुओं के समूह को एक दूसरे पर रखना। जैसे सबसे पहले जाति, स्पीसीज, फिर वंश, जीनस, फिर कुल जिसको फैमिली कहते हैं, फिर गण यानी ऑर्डर, फिर वर्ग क्लास, फिर संघ यानी कि फाइलम, फिर जगत यानी किंगडम। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहला क्या? जात को समझते हैं। तो जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है उसे जात कहते हैं। जैसे कि लियो में सभी शेरों को रखा गया है,
और टिग्रिस में सभी बाघों को रखा गया है। उसके बाद दूसरा आता है वंश, जिसको हम लोग जीनस कहते हैं। अब ये क्या है भैया, वंश क्या है? तो वंश में एक से अधिक जाति होती हैं। वंश में क्या होती हैं? एक से अधिक जाति आती हैं। जैसे पैंथेरा में 3 जाति आती हैं, लियो, टिग्रिस और पर्डस, जिसमें चीता आते हैं। और सोलेनम में 3 जाति, जैसे कि आलू, टमाटर और बैगन आता है। यानी कि वंश में एक से अधिक जाति आती है। उसके बाद तीसरा आता है कुल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। कुल क्या होता है? कुल संबंधित वंश से आते हैं, यानी जो कुल होता है वंश से आता है। पहले जाति, देखिएगा, पहले जाति फिर वंश। जाति तो समझ गए, वंश किससे मिलता है? जाति से बनता है। जाति कुल से बनती है, कुल किससे बनती है? वंश से बनती है। फैलेडी कुल में पैंथेरा जैसे बाघ, शेर, चीता और फेलिस में बिल्ली को रखा गया है। वंश जात की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद चौथा आता है आपका गढ़, यानी जिसको कहते हैं बॉर्डर। इसमें क्या, एक गढ़ में एक से अधिक कुल आते हैं। और प्राणी कार्निवोरा गण में फैलेडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। फिर पांचवा आता है वर्ग। एक वर्ग में एक से अधिक गण आते हैं, जैसे कि प्राइमेट गण, बंदर, गोरिल्ला, गिब्बॉन आते हैं। और कार्निवोरा गण में बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। उसके बाद यहाँ पे छठा है आपका संघ, जिसको फाइलम यानी कि डिवीजन कहते हैं। तो फाइलम शब्द शब्द जंतु के लिए प्रयोग करते हैं तथा डिवीजन शब्द पौधे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक संघ में एक से अधिक आते हैं, वर्ग आते हैं। जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर इसे कार्डेटा संघ में रखा गया है। उसके बाद आता है जगत, सातवां है ना यहाँ पे जी, सातवां लास्ट है यहाँ पे जगत। अब ये जगत क्या होता है? तो जगत को कहते हैं किंगडम, और जगत में एक से अधिक संघ आते हैं। जैसे कुल 5 किंगडम बनाए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। कितने संघ है? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। एक एक जगत में एक से अधिक संघ आते हैं। और जंतु 11 संघ और पादप 5 संघ होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हम लेके आए हैं, जैसे कि अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसिम्पियस। वंश क्या है? होमो है। कुल क्या है? होमोनिडी है। किस गण से आता है? प्राइमेट से आता है। इसका वर्ग क्या है? मेमेलिलिया है। और किस संघ से आता है? कार्डेटा संघ से आता है। वही घरेलू मधुमक्खी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। किस वंश से आता है? मस्का से आता है। किस कुल से आता है? म्यूसिडी से आता है। गण कौन सा है? डिप्टेरा है। वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा है। और कौन सा संघ है? आर्थ्रोपोडा है। तो घरेलू मधुमक्खी आर्थ्रोपोडा संघ से आती है। आम आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजिफेरा इंडिका होती है। मैंजिफेरा। और किस लास्ट वाला देख लेते हैं किससे आती है? इंजियो स्पर्सी से आती है। इंजियो स्पर्मी में आती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और अब उसके बाद आता है जैव विविधता। मैंने आपको बताया था जैव विविधता क्या होता है? बायोडायवर्सिटी, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जातियों की संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर अब तक कुल 17 से 18 लाख जातियां खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 70% जंतु, 22% क्या है? पादप हैं। और 8% क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। अब ये आर्थ्रोपोडा संघ क्या है? जिसमें जंतु आते हैं उसे हम लोग आर्थ्रोपोडा संघ कहते हैं। पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता देश हैं। अब ये मेगा विविधता देश क्या होते हैं? तो जीवों की सबसे अधिक जातियां, भारत में कुल पौधों की जातियां लगभग 45,000 से अधिक है, एवं जंतुओं की संख्या इसकी 2 गुनी है। यानी कि मेगा विविधता का मतलब होता है ऐसा देश जिसमें जातियों एवं कुलों की संख्या जो बहुत ज्यादा पाई जाए। जैसे कि पौधों की बहुत सारी जातियां पाई जाती है, लगभग की 45,000, और जंतुओं की संख्या लगभग वही लगभग 90,000 है। अब उसके बाद आता है जीवों के अध्ययन, यानी कि जो जीव होते हैं इसके अध्ययन के साधन कौन कौन से हैं? जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट बस मैं वही करवा दूंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहला आता है संग्रहालय। इसका काम क्या होता है? किसी भी जीव का अध्ययन करना। जैसे संग्रहालय का ऐसा स्थान है जहां मृत जीवों को
सुखाकर रखा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने शुतुरमुर्ग देखा है, तो शुतुरमुर्ग को देखने के लिए आप संग्रहालय में चले जाइए। वहां पे उसके उसके जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको सुखाकर पैक करके रख दिया गया है कि आप आइए उसको देखिए। ठीक है। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय और कॉलेजों में बनाए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं और कीटों को एकत्रित करके मारने के बाद डिब्बे में पिन लगाकर रख देते हैं। बड़े प्राणी पक्षी स्तनधारियों को प्रायः परिरक्षित गोल के जारों में डालकर रखते हैं और संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। अब कुछ प्रमुख संग्रहालय के नाम हैं जिसको आप याद कर सकते हैं, जैसे दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय, हैदराबाद का सलार जंग संग्रहालय, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय और चेन्नई का सरकारी संग्रहालय। तो इत्यादि ये क्या है, संग्रहालय है। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है, चैप्टर क्या है, जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना, ये आपका समाप्त होता है। क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इन हिंदी, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इन हिंदी मीडियम लिविंग वर्ड यहाँ पे खत्म होता है। जो कि मैंने सारे कंप्लीट सिलेबस को विद हैंड रिटन नोट्स के द्वारा मैंने यहाँ पे कवर किया। ये पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स है और ये आपके लिए विशेषकर तैयार किया गया है। इसको डाउनलोड करना है तो आप चाहिए टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मैं इसी प्रकार से आपका सारा चैप्टर पूरा नया सिलेबस 2024 का कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे चीजों को मैं लिखवाऊंगा जो कि बहुत सिंपल रहेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।